चैप्टर 29। इवान्या की बचपन की यादें बटा मानवी का नस काटना। इवान्या कुछ बोलती, मगर उससे पहले ही उसका सिर भारी होने लगा। देखते ही देखते उसकी आंखें बंद हो गई और वो आरविन की बाहों में झूल गई, जिसे देखकर आरविन डर गया। वो पैनिक करते हुए बोला, बटरफ्लाई वेकअप, प्लीज उठिए, क्या हो गया आपको? उसने जल्दी से शर्ट पहनी और इवान्या को अपनी बाहों में लिए ड्राइविंग करने लगा। कुछ ही देर बाद उसकी कार हॉस्पिटल में आकर रुकी। वो जल्दी से हॉस्पिटल के अंदर गया। वहीं अपने सामने आरविन राठौर को देखकर सब जल्दी से एक्टिव हुए। इवान्या को एक वार्ड में लेकर जाया गया। इधर आरविन बाहर इधर उधर चलने लगा। उसे बहुत टेंशन हो रही थी। वार्ड के अंदर डॉक्टर ने इवान्या को चेक किया, फिर बाहर आ गए। उन्होंने आरविन को देखा, फिर डरते हुए बोले, मिस्टर राठौर, अब मैम ठीक हैं। वो ज्यादा दिमाग में प्रेशर की वजह से बेहोश हो गई थी। 1-2 घंटे में उन्हें होश आ जाएगा, जिसे सुनकर उसने राहत महसूस की। वो वहां से वार्ड के अंदर चला गया, जहां इवान्या लेटी हुई थी। उसने इवान्या का हाथ पकड़ा और उसके हाथों में किस करते हुए बोला, ऐसा कोई करता है क्या? मुझे कितना डर लगा आपको पता है। फिर प्यार से इवान्या को निहारने लगा। इधर इवान्या के सपने में वो इस वक्त एक बच्ची थी, जिसे अनाथ आश्रम से लाया गया था। वो बहुत खुश थी, मगर तभी उसने देखा रंजना उसे भंका रही है, जिससे उसके माथे में शिकन आने लगी। तभी उसके आगे एक बच्चे का चेहरा आया, जो कि 10 साल का था। तभी उसके कानों में आवाज आई, बटरफ्लाई, आप यहां क्या कर रही हैं? मतलब वो लंका कोई और नहीं आरविन था। उसके सपने में उन दोनों के और भी बहुत खूबसूरत पल थे, जहां उन दोनों ने बहुत इंजॉय किया था। आरविन उसे हमेशा अपने पास रखता था, मगर तभी एक दिन वो उसे छोड़कर पढ़ाई के लिए चला गया। हालांकि वो जाना नहीं चाहता था, मगर आनंद जी ने उसे जबरदस्ती वहां भेज दिया। तभी उसने देखा उसका एक्सीडेंट हो रहा है, मगर वो खुद गाने के आगे नहीं आई। उसे किसी ने पीछे से धक्का दिया था। उसने उसका चेहरा देखा, ये कोई और नहीं रंजना थी। अब उसने सामने उसकी मौत का मंजर आने लगा, जिससे इवान्या डर से कांपने लगी। उसने माथे से ठंडा पसीना बहने लगा। वहीं जब आरविन ने इवान्या को कांपते हुए देखा तो वो परेशान हो गया। वो इवान्या को उठाने लगा, बटरफ्लाई उठिए, क्या हुआ है? उसने उसे झंझोर दिया, जिससे इवान्या तेज तेज सांसें लेते हुए उठ गई। उसकी आंखें बेहद लाल थीं। उसके आंखों के कोनों से आंसू बह रहे थे, जिसे देखकर आरविन ने इवान्या को अपने सीने से लगा लिया। वो घबराते हुए बोला, बटरफ्लाई, क्या हुआ? क्या आपने कोई बुरा सपना देखा था? इवान्या ने आरविन को देखा, फिर घबराते हुए बोली, अभी आप मुझे छोड़कर मत जाइए प्लीज। जिसे सुनकर आरविन हैरान रह गया, क्योंकि अवी नाम से इवान्या आरविन को बचपन में बुलाया करती थी, जिससे आरविन बेहद हैरान था, क्योंकि जब से इवान्या उसे दोबारा मिली थी वो उसे मिस्टर राठौर कर बुलाती थी। आरविन उसे शांत करवाते हुए बोला, बटरफ्लाई, शांत हो जाइए, मैं यहीं हूं, मैं आपको कहीं छोड़कर नहीं जा रहा हूं। जिससे इवान्या कुछ हद तक शांत हो गई, मगर उसने अभी भी आरविन को नहीं छोड़ा था। आरविन ने वैसे ही इवान्या को अपनी बाहों में उठा लिया। वो उसे बाहों में उठाकर बाहर की तरफ चला गया। इवान्या ने अपने चेहरे को उसकी गर्दन में छुपा दिया। वहीं जब सबने देखा आरविन राठौर किसी को अपनी बाहों में उठाकर घूम रहा है, वो सब जलन से इवान्या को घूरने लगे, मगर किसी को भी इवान्या का चेहरा नहीं दिख रहा था, क्योंकि इवान्या ने अपना पूरा चेहरा आरविन के गर्दन में छुपाया हुआ था। आरविन पार्किंग में पहुंचा तो गार्ड्स ने जल्दी से गाड़ी का दरवाजा खोल दिया। आरविन इवान्या को बिठाने लगा, मगर उसने आरविन की गर्दन में बाहें कस ली, जिससे आरविन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। इवान्या बचपन की तरह बिहेव करने लगी थी, जिससे आरविन के चेहरे पर गहरी मुस्कान आ गई। वो इवान्या को गोद में लेकर ही गाड़ी के अंदर चला गया। उसने अच्छे से इवान्या को अपनी गोद में एडजस्ट किया और गाड़ी वहां से निकल गई। इधर दूसरी तरफ आरविन के जाने के बाद मानवी नफरत से मिहिका को देखने लगी, जिसके हाथ में अभी भी बच्ची थी। माया जी ने उस बच्ची को गोद में ले लिया। वो उसे खिलाने लगी। माया जी उस बच्ची को बेहद प्यार से देख रही थी।
क्योंकि वो बेहद क्यूट थी। ये सब देखकर मानवी को हद से ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो अपनी जगह से उठी और वहां से भाग गई। उसके पीछे रंजना जी भी चली गई। इधर कुलकर्णी परिवार भी सबसे विदा लेकर वहां से चली गई। आनंद जी ने एक नजर मिहिका को देखा, फिर प्यार से बोले, चलिए सब अंदर और हमारी प्रिंसेस को भी अंदर लेकर चलिए। इनका नाम क्या है? जिस पर मिहिका बोली, नयनतारा। जिसे सुनकर सब लोग मुस्कुराने लगे, क्योंकि वो बच्ची सबको टुकुर टुकुर देख रही थी। वो माया जी के गोद में भी रो नहीं रही थी, बल्कि उनको बनी बनी आंखों से देख रही थी। माया जी को उस पर बहुत प्यार आ रहा था। इधर मानवी गानी में बैठकर कुलकर्णी मैशन चली गई। वो रोते हुए अपने कमरे में भाग गई। उसने खुद को लॉक कर लिया। वो अपने कमरे का सामान पटकने लगी। वो हद से ज्यादा गुस्से में थी, क्योंकि आज मिहिका वापस आ गई थी, जबकि मानवी को नहीं पता था कि वो लड़की मिहिका है, वरना वो उसे कब का गायब करवा चुकी होती। मानवी ने ही मयंक के साथ फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए उसे ड्रग दिया था, मगर मयंक और मिहिका के बीच फिजिकल रिलेशन बन गए, क्योंकि मानवी को भी उसकी एक दोस्त ने ड्रग देकर कुछ पैसों में एक बिजनेसमैन को बेच दिया था। मगर गलती से मानवी मयंक के कमरे में पहुंच गई, मगर सुबह होते ही वो वहां से भाग गई, क्योंकि तब वो बहुत डर गई थी। मगर जब वो प्रेग्नेंट हुई तो वो मयंक को ढूंढने लगी, मगर वो उसे कहीं नहीं मिला। मानवी को ये लगा था कि मयंक ने एंटीडोट ले लिया है, जिस वजह से वो निश्चिंत थी। मगर आज उसकी गलती की वजह से उसका मयंक किसी और का हो गया था। तभी बाहर से रंजना जी की आवाज आई, जो उसे दरवाजा खोलने के लिए बोल रही थी। मगर उसने दरवाजा नहीं खोला। उसने सोच लिया था, अगर मयंक उसका रही हुआ तो वो आरविन को पाकर रहेगी, मगर अपनी इंसल्ट के लिए वो मयंक और मिहिका को छोड़ने वाली नहीं थी। उसने चाकू उठाया और अपनी कलाई पर रख दिया। इधर रंजना जी घबराते हुए दरवाजा खटखटाने लगी। तभी वहां पूरी फैमिली भी पहुंच गई, मगर वहां इवान्या मौजूद नहीं थी। सुनंदा जी बोली, रंजना क्या हुआ? जिस पर रंजना जी रोते हुए बोली, मॉम मानवी दरवाजा नहीं खोल रही, कहीं वो खुद के साथ कुछ गलत ना कर दे। जिसे सुनकर बाकी लोग भी परेशान हो गए। तभी सुनंदा जी एक नौकर से बोली, जल्दी से इस कमरे की डुप्लीकेट चाबी लेकर आओ। जिसे एक सर्वेंट जल्दी से चाबी लेने चला गया। कुछ देर बाद वो चाबी लेकर आया। रंजना जी ने चाबी से दरवाजा खोला, मगर जैसे ही उन्होंने अंदर का नजारा देखा, उनकी चीख निकल गई, क्योंकि मानवी ने अपनी नस काट ली थी। वहां से खून रिस रहा था और वो बिस्तर पर बेहोश गिरी हुई थी। रंजना जी जल्दी से उसके पास गई। वो रोते हुए बोली, मानवी उठो बेटा, मगर मानवी बेहोश हो चुकी थी। आरिवेश ने डॉक्टर को कॉल कर बुला लिया, मगर रंजना जी ने उससे पहले ही मानवी के चोट में एक कपना बांध दिया ताकि उसका खून रुक जाए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले भाग में। चैप्टर 30। इवान्या का रंजना जी को करारा जवाब बटा जुनून। कुछ देर बाद डॉक्टर आ गए। उन्होंने मानवी की ड्रेसिंग की और उसे एक इंजेक्शन लगा दिया। वो शांति से बोले, सब ठीक है, कुछ देर बाद पेशेंट को होश आ जाएगा, जिससे सबने राहत की सांस ली। डॉक्टर वहां से चले गए। कुछ देर बाद मानवी को होश आने लगा। उसने आंखें खोली तो रंजना जी रोते हुए बोली, बच्चा ये तुम क्या करने जा रही थी? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? जिस पर मानवी रोने लगी। वो रोते हुए बोली, मॉम मैं जीकर क्या करूंगी? मयंक ने किसी और लड़की के साथ इन्वॉल्व है। अब मुझसे कौन शादी करेगा? मेरे लिए तो बहुत मुश्किल खंगी हो गई। इतना बोलकर रोने लगी। वहीं शौर्यांश आरिवेश के कान में बोला, भाई देखो ना, फिर से इस लंकी का नाटक शुरू हो गया। पता नहीं कब ये लड़की अपनी हरकतों से बाज आएगी। जिसे सुनकर आरिवेश ने कुछ नहीं बोला, बस आगे का ड्रामा देखने लगा। तभी रंजना जी बोली, मेरी बच्ची तुम चिंता मत करो, मैं कल ही आनंद अंकल से बात करती हूँ, वो जरूर तुम्हारी मदद करेंगे। जिस पर मानवी मन ही मन मुस्कुराने लगी। कुछ देर बाद जब सबने देखा
मानवी अब ठीक है। वो लोग वहां से चले गए। रंजना जी भी मानवी को ध्यान रखने का बोलकर वहां से चली गई। सबके जाने के बाद मानवी खुद को आईने में देखते हुए बोली, आरविन अब तो आपको मेरा होने से कोई नहीं रोक सकता। आप खुद भी नहीं। अगर आपने ऐसा किया तो मेरी ऐसी हालत के जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे। इतना सोचकर उसके चेहरे पर अलग ही मुस्कान आ गई। इधर आरविन के कार में इवान्या अभी भी आरविन से चिपक कर बैठी हुई थी। आरविन प्यार से बोला, बटरफ्लाई आपको क्या हुआ है? आपने कोई बुरा सपना देखा क्या? जिस पर इवान्या ने आरविन को देखा, फिर मासूमियत से बोली, मैंने देखा, मैं मर रही हूं और मुझे बचाने वाला कोई नहीं है। जिसे सुनकर आरविन का चेहरा ठंडा हो गया। वो सर्द आवाज में बोला, बच्चा ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरे रहते मेरी जान को कोई नहीं मार सकता। जिस पर इवान्या एकटक आरविन को देखने लगी। फिर रोते हुए बोली, मगर आप तो मुझे छोड़कर चले गए थे ना? मुझे नहीं लगता आपको मेरी फिक्र है। आप मुझसे प्यार नहीं करते ना? जिसे सुनकर आरविन ने इवान्या को अपने सीने से लगा लिया। फिर प्यार से बोला, आई एम सॉरी बटरफ्लाई। मैंने आपसे दूर जाकर गलती की ना। मगर क्या करता? दादू माने नहीं, क्योंकि मेरा वहां जाना बहुत जरूरी था। और किसने कहा मैं आपसे प्यार नहीं करता? मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं। इतना जितना एक दिल अपनी धड़कनों से करता है। आरविन की बातें सुनकर इवान्या के पेट में तितलियां उड़ने लगी। वो प्यार से बोली, अगर दादू आपकी शादी मानवी से करवा देंगे तो क्या आप वो शादी कर लेंगे? जिस पर आरविन बोला, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं सिर्फ आपसे शादी करूंगा। और दादू या कोई भी आरविन राठौर को नहीं मजबूर कर सकते। जिसे सुनकर इवान्या के दिल में सुकून उतर आया। उसने जल्दी से आरविन को हग कर लिया, जिससे आरविन मुस्कुराते हुए उसके बालों को सहलाने लगा। कुछ देर बाद उसकी कार कुलकर्णी मैंशन में आकर रुकी। आरविन ने इवान्या को खुद से अलग किया। फिर प्यार से बोला, बटरफ्लाई घर आ गया है। अब आप घर जाओ। सब लोग टेंशन दे रहे होंगे। जो कि सच भी था। जब सबने इवान्या का कमरा चेक किया तो उन्हें वहां इवान्या नहीं मिली, जिससे सब लोग परेशान होने लगे। उन्होंने इवान्या को कॉल भी किए, मगर उसका फोन बंद आ रहा था। इधर इवान्या ने एक नजर प्यार से आरविन को देखा, फिर उसके गाल में किस कर बोली, आई मिस यू एंड आई लव यू। जिसे सुनकर आरविन ने उसके माथे को चूमा और प्यार से बोला, आई मिस यू टू जॉन एंड लव यू सो मच। जिससे इवान्या मुस्कुराने लगी। वो कार से उतरी और अंदर चली गई। वहीं आरविन उसे तब तक देखता रहा जब तक वो उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गई। इवान्या के जाने के बाद आरविन खुद से बोला, बटरफ्लाई मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। ना ही आपको मुझसे कोई दूर कर सकता है। आप खुद भी नहीं। उसकी आंखों में इवान्या के लिए एक अलग ही सनक, पागलपन और जुनून नजर आ रहा था, जो क्या रंग लाएगी पता नहीं। इधर इवान्या जैसे ही हॉल में पहुंची, उसने देखा सब परेशानी से फोन लगा रहे थे। तभी इवान्या बोली, मम्मा। जिसे सुनकर सब लोग दरवाजे की तरफ देखने लगे, जहां पर इवान्या खंगी हुई थी। सुष्मिता जी ने जैसे ही इवान्या को देखा, उनके चेहरे पर राहत उतर आई। इवान्या भी जल्दी से उनके पास आ गई। वो मुस्कुराते हुए बोली, क्या हुआ है? आप लोग इतने परेशान क्यों हैं? जिस पर आरिवेश बोला, आप कहाँ थी बच्चा? जिसे सुनकर इवान्या के चेहरे पर मुस्कान आ गई, मगर उसने आरविन के बारे में नहीं बताया, बल्कि वो बोली, बस मैं शनाया के साथ चली गई थी, जिसको उसने पहले ही मैसेज कर दिया था। जिस पर आरिवेश ने फिर कुछ नहीं बोला। तभी वहां पर रंजना जी आ गई। वो विश्वनाथ जी से बोली, डैड मुझे आपसे एक हेल्प चाहिए। जिसे सुनकर विश्वनाथ जी रंजना जी को देखने लगे।
जैसा कह रहे हो कैसी हेल्प? तभी रंजना जी बोली, आप आनंद अंकल से बात कीजिए ना, वो मेरी मानवी और आरविन का रिश्ता तय कर दे। जिसे सुनकर इवान्या की भौहें सिकुड़ गई। वो नफरत से रंजना जी को देखने लगी। तभी विश्वनाथ जी बोले, रंजना ये तुम क्या बोल रही हो? तुमने सुना नहीं था क्या? आरविन किसी और से प्यार करता है। भला वो मानवी से शादी क्यों करेगा? और अगर आनंद की जबरदस्ती करने पर उसने मानवी से शादी कर भी ली तो? वो दोनों ही खुश नहीं रहेंगे। जिसे सुनकर रंजना जी को गुस्सा आने लगा। वो गुस्से से बोली, डैड आप क्या मेरी मानवी को खुश नहीं देख सकते? अगर मानवी के बदले आपकी खुद की पोती की बात होती तो? क्या आप तब भी ऐसा ही बोलते? जिस विश्वनाथ जी कुछ बोलते? उससे पहले ही इवान्या बोली, बुआ जी दादू की पोती ऐसे बेकार के डिमांड नहीं करती। एक बात और मैं ऐसे लंके से शादी करने के लिए मानवी की तरह डेस्परेट नहीं रहती, जो किसी और से प्यार करता हो। आपको तो पता ही है, मैं आपकी बेटी के लिए पहले ही मयंक को छोड़ चुकी हूं। मगर वो तो आपकी बेटी से प्यार ही नहीं करता था ना? इतना बोलकर रंजना जी को देखने लगी, जिनके चेहरे पर गुस्सा और नफरत थी। रंजना जी बिना कुछ बोले वहां से चली गई। वहीं इवान्या अपने मन में बोली, रंजना भाटिया तू अपनी कचरा बेटी की शादी मेरे आरविन से करना चाहती है। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी। आरविन सिर्फ मेरे हैं। मैं अपने बचपन के प्यार को कभी भी खुद से दूर नहीं होने दूंगी। इवान्या भी आरविन के पीछे बिल्कुल पागल थी, मगर उस हादसे की वजह से वो उससे दूर हो गई थी। मगर उसका दिल आरविन की करीबी से तब भी इफेक्ट करता था। इधर रंजना जी के कमरे में उन्होंने अपना फोन उठाया और एक नंबर डायल कर कान से लगा दिया। तभी वहां से आवाज आई, क्या बात है डार्लिंग, तुमने मुझे कभी क्यों कॉल किया है? जिसे सुनकर रंजना जी ने उन्हें सारी बातें बता दी। जिसे सुनकर वो आदमी बोला, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूं। तुम प्रिंसेस का ध्यान रखो। बहुत जल्द उन दोनों फैमिली की प्रॉपर्टी हमारे नाम होंगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले भाग में। चैप्टर 31। सुष्मिता जी का गुस्सा बटा आरविन का अपने प्यार के बारे में बताना। रंजना जी ने फोन रखा, फिर मुस्कुराते हुए बोली, कोई बात नहीं, अगर मयंक नहीं तो आरविन ही सही। वैसे भी आरविन राठौर तो बहुत अमीर है, इसलिए उसे सिर्फ मेरी मानवी ही डिजर्व करती है। इतना बोलकर वो शातिर तरीके से मुस्कुराने लगी। इधर दूसरी तरफ मयंक ने अपने वकील को बुलाकर अपनी और मिहिका की शादी रजिस्टर करवा दी थी, जिससे कोई भी उसकी बेटी को उससे अलग ना कर सके। मगर अभी भी वो दोनों अलग अलग कमरे में ठहरे थे, क्योंकि कल उनकी मंदिर में शादी होने वाली थी। मयंक ने सोच लिया था, वो आरविन के शादी के दिन ही मिहिका के साथ धूमधाम से शादी करेगा। फिलहाल तो वो सिर्फ अपनी बच्ची के लिए ही मिहिका को अपना रहा था। अगली सुबह राठौर फैमिली इस वक्त डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई थी। तभी एक नौकर आया और रिस्पेक्ट से बोला, बने साहब वो रंजना मैम आई है। जिसे सुनकर सब एक दूसरे को देखने लगे। वही आरविन की मॉम का मुंह बन गया, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि रंजना जी यहाँ क्यों आई है। आनंद जी ने उन्हें अंदर लाने को बोला। मयंक और आरविन का चेहरा काला पन गया, मगर आन्या खुश हो गई, क्योंकि वो चाहती थी मानवी की शादी अगर मयंक से नहीं हो पाई तो आरविन से हो जाए। कुछ देर बाद रंजना जी अंदर आई। राठौर फैमिली ने नाश्ता कर ही लिया था, इसलिए सब लोग हॉल में चले गए। तभी रंजना जी ने सभी बनों का आशीर्वाद लिया, फिर सोफे पर बैठते हुए बोली, अंकल जी, कल मेरी बच्ची की जान जाते जाते बची है। जिसे सुनकर सब लोग हैरान रह गए। तभी आनंद जी बोले, क्या बोल रही हैं आप रंजना बेटा? जिस पर रंजना जी बोली, जी अंकल, कल मानवी ने सुसाइड करने की कोशिश की थी। आखिर वो ऐसा करे भी क्यों ना, आखिर उसकी शादी जो टूट गई है। प्लीज अंकल मेरी बच्ची को बचा लीजिए, वरना वो मर जाएगी। इतना बोलकर रोने लगी। वहीं उनको रोते हुए देखकर आनंद जी परेशान हो गए। तभी वहां आरविन की ठंडी आवाज गूंज उठी,
मिसेस भाटिया, किस तरह की मदद की बात कर रही हैं आप? क्योंकि कुछ देर पहले ही आरविन अपने कमरे में गया था, क्योंकि वो अपनी एक जरूरी फाइल रूम में भूल गया था। आरविन की आवाज सुनकर रंजना जी डर गई, मगर फिर रोते हुए बोली, आरविन बेटा, प्लीज मेरी बच्ची से शादी कर लीजिए। वो बहुत मासूम है, आपको बहुत खुश रखेंगी। आखिर उसे आप सब बचपन से जानते हो। जिसे सुनकर सबकी भौहें सिकुड़ गई, क्योंकि कोई भी आरविन की शादी मानवी से नहीं करना चाहता था, आन्या और 2-3 लोगों को छोड़कर, क्योंकि सबको पता था आरविन किसी और से प्यार करता है। तभी आरविन बोला, मिस भाटिया, क्या आपकी याददाश्त कमजोर है या आपको भूलने की बीमारी है? जिसे सुनकर रंजना जी कंफ्यूजन से आरविन को देखने लगी। तभी आरविन बोला, वो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, मैं किसी और से प्यार करता हूँ। अगर मैं किसी और से प्यार नहीं भी करता तो मैं मानवी से शादी नहीं करता। इसलिए बार बार एक ही चीज बोलकर मेरा टाइम जाया ना करें, क्योंकि मेरा एक सेकंड भी इम्पोर्टेंट है, जिसे मैं किसी भी फालतू टॉपिक पर जाया नहीं कर सकता। जिसे सुनकर रंजना जी का चेहरा काला पड़ गया, मगर उन्हें कैसे भी कर आरविन को मनाना ही था। तभी रंजना जी बोली, वैसे वो कौन है? क्या मैं उसे जानती हूँ? जिस पर आरविन की भौहें सिकुड़ गई। वो कठोर आवाज में बोला, क्या आप खुद को इतना स्पेशल समझने लगी है कि आप मेरी पर्सनल लाइफ में दखल दे सके? जिसे सुनकर रंजना जी डर गई, क्योंकि इस वक्त आरविन की आंखें गुस्से से आग उगल रही थी, क्योंकि उसे अपनी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। वो वहां से जाने लगा, फिर बिना पीछे मुड़े बोला, मैं ये आखिरी बार बोल रहा हूँ, मैं किसी और से प्यार करता हूँ और उसी से शादी करूंगा। मुझे किसी भी गैर के मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ना ही मैंने यहाँ दूसरों के फैलाए रायता को समेटने का ठेका लिया है। इसलिए मुझ पर हुकूमत या दबाव डालने की भूल से भी कोशिश मत करना। और हाँ, जो मेरे दिल की मल्लिका है वो कोई और नहीं बल्कि मेरे बचपन का प्यार, मेरी बटरफ्लाई मिसेज इवान्या आरविन राठौर है। इतना बोलकर वो बिना किसी की बात सुने निकल गया। वहीं सबके सिर पर जैसे बिजली गिरी हो। आन्या और रिधा की हाथों की मुट्ठियां कस गई। वही रंजना जी हैरान रह गई, मगर अचानक ही उनका चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। वो बिना कुछ बोले अपने तेज कदमों से बाहर निकल गई। मगर पल्लवी जी खुश हो गई, क्योंकि वो बचपन से ही इवान्या को आरविन की पत्नी बनाना चाहती थी। आहाना भी बहुत खुश थी, मगर आन्या और रिधा को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। तभी आन्या बोली, ये भाई क्या बोल रहे हैं? वो उस बदतमीज लंकी को कैसे पसंद कर सकते हैं? जिसे सुनकर माया जी तेज आवाज में बोली, अपनी बकवास बंद करो। आखिर तुम अपनी होने वाली भाभी के बारे में ऐसा कैसे बोल सकती हो? अगर आरविन ने सुन लिया तो फिर तुम्हें उसके गुस्से से कोई नहीं बचा सकता। इसलिए अपनी जुबान को काबू में रखा करो। वही इवान्या की वजह से अपनी मॉम का खुद को डांटना आन्या को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, इसलिए वो बाहर की तरफ चली गई। वही रिधा भी उसके पीछे चली गई। इधर दूसरी तरफ रंजना जी हॉल में पहुंची। तभी उन्होंने देखा सभी लोग हॉल में बैठे हुए हैं, मगर इवान्या अपना बैग लेने ऊपर जाने लगी। जिसे देखकर रंजना जी बोली, इवान्या नीचे आओ, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। जिसे सुनकर इवान्या की भौहें सिकुड़ गई, मगर फिर भी वो नीचे आई, क्योंकि वो भी सुनना चाहती थी कि आखिर रंजना जी क्या बोलती हैं। रंजना जी ने एक नज़र इवान्या को देखा, फिर गुस्से से बोली, तुम्हें शर्म नहीं आई अपनी बहन के होने वाले पति के साथ गुलछरे उनाते हुए? जिसे सुनकर सुष्मिता जी और पूरा परिवार गुस्सा हो गया। वो कुछ बोलते तभी इवान्या बोली, कौन सा होने वाला पति? मैं मयंक जैसे सुअर के पीछे नहीं बन सकती। जिस पर रंजना जी बोली, मैं आरविन की बात कर रही हूँ। जिसे सुनकर इवान्या का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। वो गुस्से से बोली, मगर वो तो मुझसे प्यार करते हैं और मैं भी। जिसे सुनकर पूरा कुलकर्णी परिवार हैरान था। तभी रंजना जी बोली, तुम कितनी बेशर्म हो, ये जानते हुए भी वो मानवी का होने वाला पति है, तुमने उसे सिड्यूस किया। जिसे सुनकर सुष्मिता जी ने रंजना जी को एक थप्पड़ जड़ दिया। फिर गुस्से से बोली, बस बहुत सुन ली आपकी घटिया बातें, दोबारा मेरी बेटी के चरित्र में उंगली उठाई ना तो अच्छा नहीं होगा।
और क्या होने वाला पति लगा रखा है। आर्विन और इवान्या बचपन से एक दूसरे को प्यार करते हैं। और रही मानवी की बात तो उसका तो मयंक भी मंगेतर नहीं था। वो मेरी बेटी ने मयंक को मानवी को दिया, मगर वो भी मानवी से प्यार नहीं करता था। मगर फिर भी मानवी नहीं मानी। मगर अब जब मयंक का बच्चा है तो वो आर्विन से शादी करना चाहती है, जबकि वो पहले से मेरी बेटी से प्यार करता है। तो आप कान खोलकर सुन लीजिए, मैं अपनी बेटी की खुशियाँ किसी को नहीं छीनने दूंगी। मयंक के केस में मैं कुछ नहीं बोली, क्योंकि मेरी बच्ची उस लड़के से प्यार नहीं करती थी। मगर अभी ऐसा नहीं है, इसलिए कोई भी मेरी बच्ची की खुशियाँ नहीं छीन सकता, आप या आपकी बेटी भी नहीं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले भाग में। चैप्टर 32। रंजना जी का डर बटा मानवी की शातिर सोच। सुष्मिता जी के इस तरह से गुस्सा करने और थप्पड़ मारने से सब हैरान रह गए। वो सब हैरानी से रंजना जी और सुष्मिता जी को देखने लगे। तभी रंजना जी गुस्से से बोली, भाभी आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? ये घटिया लड़की आपकी वजह से ही ऐसी हो रही है। अगर इस लड़की को आप अच्छे संस्कार देती तो आज ये लड़की मेरी बेटी की खुशियां ना छीन रही होती। जिसे सुनकर इवान्या जो कब से शांत थी, वो गुस्से से बोली, मिसेस भाटिया बस बहुत हो गया। जिसे सुनकर रंजना जी और पूरी फैमिली हैरान रह गई, क्योंकि सबको पता था कि इवान्या रंजना जी को बहुत ज्यादा पसंद करती हैं। मगर आज वो उनसे इस तरह से बात कर रही थी। इवान्या बोली, आप कब से बकवास किए जा रही है? हाँ, खबरदार जो मेरे आर्विन का नाम अपनी इस घटिया बेटी के साथ जोड़ने की कोशिश की तो मेरे घर में रहकर मेरे बारे में इतनी घटिया बातें बोलने की आपकी हिम्मत भी कैसे हुई? जिस पर रंजना जी गुस्से से बोली, भूलो मत ये घर मेरा भी है, मैं इस घर की बेटी हूँ। जिस पर इवान्या हंसते हुए बोली, सच में आप इस घर की बेटी हैं? मगर जहां तक मुझे पता है, दादू दादी ने आपको गोद लिया था, क्योंकि आपने दादू की जान बचाई थी। जिसे सुनकर सब हैरान रह गए। वहीं रंजना जी का चेहरा काला पड़ गया, क्योंकि इवान्या सच बोल रही थी। मगर वो खुद को कुलकर्णी फैमिली की बेटी मानती थी, इसलिए वो रोते हुए सरोज जी और विजय जी की तरफ देखने लगी। फिर रोते हुए बोली, मॉम डैड क्या आप भी मुझे अपनी बेटी नहीं मानते? जिसे सुनकर विजय जी और सरोज जी रंजना जी से बोले, ऐसा नहीं है बेटा। जिसे सुनकर रंजना जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो अजीब तरह से मुस्कुराते हुए इवान्या को देखने लगी। मगर तभी इवान्या बोली, मिसेस भाटिया, आप मेरी बातें समझी नहीं शायद। मैंने ऐसा नहीं बोला कि दादू दादी आपको अपनी बेटी नहीं मानते, बल्कि मैं तो ये कह रही हूँ, आप उनकी मुंह बोली बेटी बन सकती हैं। मगर आप ये मत सोचना कि आप मेरे आर्विन को मुझसे छीनकर अपनी उस घटिया बेटी को दे देंगी। वो सिर्फ मेरे हैं। अगर आपने या आपकी उस घटिया बेटी ने या फिर और किसी ने मेरे आर्विन को मुझसे छीनने की हिम्मत की तो याद रखना मैं भूल जाऊंगी। आप मुझसे बनी हैं और आप मेरे दादू दादी की मुंह बोली बेटी हो। फिर मैं आपका ऐसा हाल करूंगी कि आप किसी लायक नहीं बचेंगी। और मिसेस भाटिया मेरी बातों को मजाक में लेने की कोशिश मत कीजिएगा, वरना शायद आप जिंदा ना बचें। इवान्या के आसपास का ऑरा इतना खतरनाक था कि रंजना जी उससे नजरें नहीं मिला पा रही थी। यहाँ तक कि उनके आंखों में भी खौफ उतर आया, क्योंकि उन्हें बहुत अच्छे से पता था इवान्या कितनी खतरनाक है। अगर कोई भी उससे उलझने की कोशिश करता था तो इवान्या उसे ऐसी सजा देती थी कि किसी की भी रूह कांप जाते। इसलिए उन्होंने अपने गुस्से और नफरत को अपने अंदर दबाते हुए बोला, इवी बेटा, मेरा तुम्हें हर्ट करने का इरादा नहीं था। मैं तो बस डर गई थी, कहीं मेरी बच्ची कुछ गलत ना कर ले। इतना बोलकर वो उदासी से इवान्या को देखने लगी, जो कि एक ड्रामा था।
हर बार वो इवान्या को ऐसे ही इमोशनल ब्लैकमेल करती थी। मगर अब इवान्या रंजना जी की सच्चाई जानती थी, इसलिए उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो बिना कुछ बोले वहां से अपने कमरे की तरफ चली गई, क्योंकि उसे कॉलेज जाना था। वहीं ये सब मानवी ऊपर से देख रही थी। मगर जब उसने देखा इवान्या ऊपर आ रही है, तो वो पिल्लर के पीछे छुप गई। इवान्या ने एक नज़र पिल्लर को देखा और डेविल स्माइल करते हुए वहां से अंदर चली जाती है। मगर मानवी को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो नफरत से अपने मन में बोली, नहीं इवान्या, तुम मेरे आर्विन को मुझसे नहीं छीन सकती। मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। तुम्हें मरना ही होगा। इतना सोचकर उसके चेहरे पर शातिर मुस्कान आ गई। वो भी मुस्कुराते हुए वहां से निकल गई। इधर इवान्या अपने कमरे में पहुंचकर खुद को मिरर में देखकर बोली, ओ मानवी, तुम्हें क्या लगता है तुम पहले की तरह मुझे परेशान कर पाओगी? मगर ऐसा नहीं होगा डार्लिंग। इस बार मैं तुम्हारा वो हाल करूंगी कि तुम और तुम्हारी वो 2 टके की मां, मैं इसी जन्म में तुम्हें जहन्नुम के दर्शन करवा दूंगी। इतना बोलकर वो बैग लेकर नीचे आ गई। इवान्या नीचे आई। तभी आरिवेश बोला, बच्चा चलो, मैं तुम्हें कॉलेज ड्रॉप कर दूंगा। जिसे सुनकर इवान्या के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है भाई। इतना बोलकर वो और आरिवेश के साथ बाहर चली गई। वहीं रंजना जी नफरत से इवान्या को घूर रही थी, जिस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। मगर सुष्मिता जी की नजर रंजना जी पर ही थी। जब उन्होंने देखा रंजना जी कैसे उनकी बेटी को नफरत से घूर रही थी, जिसे देखकर सुष्मिता जी का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। वो नफरत से बोली, नहीं दीदी, इस बार आप मेरी बेटी का हक अपनी बेटी को नहीं दे पाएंगी। इतना सोचकर वो भी नाश्ता कर अपने कमरे में चली गई। शाश्वत जी भी सुष्मिता जी के पीछे चले गए। जैसे ही शाश्वत जी कमरे के अंदर आए, उन्होंने देखा सुष्मिता जी बेड पर बैठी हुई थी, मगर वो किसी चीज में गुम थी। यहाँ तक कि उन्हें यह भी पता नहीं चला कि शाश्वत जी भी कमरे में आए हैं। तभी शाश्वत जी बोले, सुष्मिता जी, मगर वो अभी भी अपने ख्यालों में ही गुम थी। तभी शाश्वत जी ने उनके कंधे पर हाथ रखा तो वो अपने ख्यालों से बाहर आई। वो मुस्कुराते हुए बोली, आप कब आए? जिस पर शाश्वत जी बोले, जब आप किसी ख्याल में गुम थी। जिसे सुनकर सुष्मिता जी कुछ सोचते हुए बोली, अगर मैं आपसे कुछ बोलूं तो क्या आप यकीन करेंगे? जिस पर शाश्वत जी बोले, हाँ बिल्कुल, भला मैं आप पर यकीन क्यों नहीं करूंगा। तभी सुष्मिता जी बोली, मुझे ऐसा लगता है दीदी हमारी बच्ची को पसंद नहीं करती है। जिसे सुनकर शाश्वत जी बोले, ये आप क्या बोल रही हैं? वो भला हमारी बच्ची को क्यों नापसंद करेंगी, जबकि वो तो बचपन से ही दीदी के साथ ही रहती थी। जिस पर सुष्मिता जी बोली, नहीं, आज मैंने खुद दीदी को प्रिंसेस को नफरत से घूरते हुए देखा था। जिसे सुनकर शाश्वत जी बोले, क्या आपको पूरा यकीन है? जिसे सुनकर सुष्मिता जी बोली, हाँ। तभी शाश्वत जी बोले, आप चिंता मत कीजिए, हमारी बच्ची बहुत स्ट्रांग है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले भाग में। चैप्टर 33। इवान्या की धमकी बटा रिधा और आन्या का डरना। इधर कॉलेज में इवान्या की कार आकर रुकी, जिसमें से इवान्या बहुत ही स्टाइल से बाहर निकली। सारे लड़के इवान्या को देखने लगे, जिसे देखकर लड़कियों को बहुत जलन हो रही थी। मगर इवान्या को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो वहां से अपनी क्लास की तरफ चली गई, जहां पर पहले से ही शनाया उसका वेट कर रही थी। जैसे ही इवान्या क्लास में आई, उसने देखा रिधा और आन्या भी क्लास में आ चुके हैं। मगर वो बिना कुछ बोले शनाया के बगल में बैठ गई। वहीं आन्या और रिधा नफरत से इवान्या को घूरने लगे। तभी प्रोफेसर क्लास में आए,
जिसे देखकर लंकियां बस उस प्रोफेसर को देखती ही रह गई। वहीं आन्या और रिधा हैरानी से उस शख्स को देखने लगी, मगर इवान्या का ध्यान तो बुक्स में था। तभी शनाया ने उसे कोहनी मारी, जिससे वो शनाया को देखने लगी। शनाया ने उसे आगे देखने का इशारा किया। उसका इशारा देखकर इवान्या ने आगे देखा तो वो भी हैरान रह गई, क्योंकि सामने आरविन खंगा था, जो उसे ही देख रहा था। आरविन को देखकर इवान्या के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वहीं इवान्या को मुस्कुराते हुए देखकर आरविन के चेहरे पर भी ना दिखने वाली स्माइल आ गई। मगर फिर वो शख्स आवाज में बोला, हेलो एवरीवन, मैं आरविन राठौर हूं, आप लोगों का प्रोफेसर। मैं 1 महीने तक आपको अकाउंट्स पढ़ाऊंगा, इसलिए कोई भी क्लास बंक करने की हिम्मत ना करें। मुझे डिसिप्लिन पसंद है, इसलिए आप सभी लोग पढ़ाई में ध्यान दीजिए। इतना बोलकर वो पढ़ाने लगा। इवान्या तो बस एकटक आरविन को देख रही थी, जिसका एहसास आरविन को भी था। मगर वो कुछ नहीं बोला, क्योंकि वो अभी इवान्या को देखकर अपना ध्यान नहीं भटकाना चाहता था। मगर आन्या और रिधा दोनों को इवान्या पर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो दोनों मानवी और आरविन की शादी करवाना चाहते थे। इधर अभी तक किसी को भी मयंक और मानवी का रिश्ता टूटने के बारे में पता नहीं था, क्योंकि वो खबर राठौर फैमिली से जुड़ी हुई थी और कोई भी टीवी चैनल या शख्स कभी भी राठौर फैमिली को ऑफेंड करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। आरविन ने लगभग 2 घंटे पढ़ाया। उसके बाद वो क्लास से चला गया। आरविन के जाने के बाद इवान्या के फोन में एक मैसेज आया, बटरफ्लाई मेरे कैबिन में आइए, जिसे पढ़कर इवान्या के चेहरे पर मुस्कान आ गई। इवान्या ने रिप्लाई करते हुए लिखा, अभी आ रही हूं, लंच टाइम में। दूसरी तरफ से जवाब आया, ओके जल्दी आना। वहीं इवान्या की स्माइल देखकर सब हैरान थे, क्योंकि वो हमेशा सीरियस चेहरा बनाए रखती थी। मगर आन्या और रिधा को आग लग रही थी, क्योंकि दोनों को पता था जरूर उसके भाई और इवान्या के बीच बातें हो रही होगी। तभी तो इवान्या के चेहरे पर मुस्कान थी। तभी लंच टाइम हो गया। इवान्या शनाया से बोली, शना मैं अवी के पास जा रही हूं, मैं लंच भी उनके साथ ही करूंगी, तुम भाई के साथ लंच कर लेना। जिसे सुनकर शनाया ब्लश करने लगी, जिस पर इवान्या मुस्कुराते हुए वहां से बाहर चली गई। वहीं जब रिधा ने शनाया को ब्लश करते हुए देखा तो उसे शनाया पर गुस्सा आने लगा, क्योंकि वो शौर्यांश को पसंद करती थी। मगर शौर्यांश और शनाया बचपन से ही एक दूसरे को पसंद करते थे, जिस वजह से रिधा को शनाया से बहुत नफरत थी। आन्या ने रिधा का हाथ पकड़ा और उसे लेकर चली गई, क्योंकि वो इवान्या को सबक सिखाना चाहती थी। वो भी जल्दी से इवान्या के पीछे चले गए। जैसे ही वो दोनों बाहर आए, उन दोनों ने देखा इवान्या आरविन के कैबिन की तरफ जा रही है, जिसे देखकर उन दोनों ने अपनी स्पीड बढ़ाई। कुछ ही देर में वो इवान्या के करीब पहुंच गए। आन्या ने इवान्या का रास्ता रोक लिया और उसे गुस्से और नफरत से घूरने लगी। वहीं जब इवान्या ने आन्या को खुद का रास्ता रोकते हुए देखा तो उसे गुस्सा आने लगा। वो बिना भाव के बोली, हटो मेरे रास्ते से। जिसे सुनकर आन्या नफरत से बोली, पहले तुम मेरी बात सुनो। जिसे सुनकर इवान्या को बहुत गुस्सा आया, मगर वो अभी कोई तमाशा नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो बोली, बोलो तुम्हें क्या बोलना है। जिसे सुनकर आन्या बोली, तुम मेरे भाई से दूर रहो। जिस पर इवान्या उसे अजीब नजरों से देखने लगी। फिर बिना भाव के बोली, मुझे तुम्हारे उस एक बच्चे के बाप सुअर भाई में कोई दिलचस्पी नहीं है, इसलिए ऐसी बकवास ना ही करो तो अच्छा होगा। अब हटो यहां से। जिस पर रिधा गुस्से से बोली, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई हमारे भाई के बारे ऐसा बोलने की? और वैसे भी हम मयंक भाई की बात नहीं कर रहे, बल्कि हम आरविन भाई की बात कर रहे हैं। जिसे सुनकर इवान्या की भौहें सिकुड़ गई। वो ठंडी आवाज में बोली, कान खोलकर सुन लो मेरी बात। मैं आरविन को खुद से दूर नहीं होने दूंगी।
वो मेरे हैं, तुम्हें क्या लगता है? क्या तुम दोनों मेरे आर्विन को अपनी उस मनहूस दोस्त को दोगे? और मैं ऐसा होने दूंगी तो तुम दोनों गलत हो। किसी ने भी अगर मेरे आर्विन को मुझसे दूर करने की हिम्मत की ना, उस शख्स को मैं जान से मार दूंगी। और हाँ, इवान्या कुलकर्णी कभी झूठ नहीं बोलती। ये बात तो तुम दोनों को भी बहुत अच्छे से पता है ना? जिस पर वो दोनों गुस्से में इवान्या को घूरने लगे, मगर इससे इवान्या को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो वहां से जाने को हुई, तभी रिधा ने उसका हाथ पकड़ लिया, जिससे इवान्या की आंखें लाल हो गई, क्योंकि उसे इन सब से नफरत थी। इसलिए इवान्या को इनका टच भी पसंद नहीं था। उसने अपनी मौत सी ठंडी आवाज में बोला, हाथ छोड़ो वरना जान से मार दूंगी। जिसे सुनकर रिधा और आन्या के शरीर में कंपी दौड़ गई। उसने इवान्या का हाथ छोड़ दिया और डर से 2 कदम पीछे हो गई। इवान्या ने अपनी लाल आंखों से उन दोनों को घूरा, फिर एक एक शब्द चबाते हुए बोली, मैं आर्विन को कभी नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि वो मेरे हैं। तुम्हारी याद किसी की भी इतनी औकात नहीं है कि तुम मुझे मेरे अवी से दूर कर सको। अगर तुमने ऐसी कोशिश भी की ना, कसम महादेव की, तुम दोनों की जिंदगी नरक ना बना दी तो मैं भी इवान्या कुलकर्णी नहीं। इतना बोलकर उसने उन दोनों को नफरत से देखा और वहां से आर्विन के कैबिन की तरफ चली गई। वहीं आन्या और रिधा अभी भी सदमे में थे, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि इवान्या इतनी खतरनाक है। क्योंकि वो हमेशा आन्या और रिधा से प्यार से बात करती थी। वो दोनों उसकी इंसल्ट भी करें तो वो सुन लेती थी, मगर जब से वो बदली थी, वो बेहद ठंडी और बेरहम हो गई थी। उसकी आंखों में एक ठंडक और नफरत नजर आती थी। रिधा बोली, आन्या मुझे तो इस इवान्या से डर लगने लगा है। ये आर्विन भाई की तरह हो गई है। जिस पर आन्या बोली, हाँ डरावनी तो है, मगर मैं इसे अपनी भाभी नहीं बनने दूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। इतना बोलकर वो वहां से चली गई। इधर आर्विन के कैबिन के बाहर इवान्या ने नॉक किया। तभी अंदर से एक अट्रैक्टिव आवाज आई, आ जाइए बटरफ्लाई। जिसे सुनकर इवान्या हैरान रह गई, मगर फिर उसके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान का गई। वो गेट खोलकर अंदर गई। जैसे ही उसकी नजर आर्विन पर पड़ी, वो बस एक टक उसे देखने लगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले भाग में। चैप्टर 34 आर्विन और इवान्या के लव मोमेंट क्लोजनेस। इवान्या की नजर जैसे ही आर्विन पर पड़ी, वो बस एकटक उसे देखने लगी, क्योंकि आर्विन इस वक्त लैपटॉप में कुछ कर रहा था। उसका पूरा ध्यान अपने लैपटॉप में था। वो काम करते हुए बेहद हैंडसम लग रहा था, जिसे देखकर इवान्या उस पर फ्लैट हो गई। मगर जब आर्विन ने किसी की नजरें खुद पर महसूस की तो उसने अपनी नजरें उठाकर उस तरफ देखा जहां इवान्या खनी थी, जो अभी भी बिना पल के झपकाए उसे तान रही थी। जिसे देखकर आर्विन के चेहरे पर मुस्कान खिल गई। वो अपनी जगह से उठा और इवान्या की तरफ कदम बढ़ाने लगा, मगर इवान्या को अभी भी इस बात की खबर नहीं थी। तभी आर्विन ने एक झटके से इवान्या की कमर पकड़कर उसे वॉल से सटा लिया और दोनों हाथ उसके दोनों तरफ रख दिए, जिससे इवान्या होश में आई। मगर जब उसने आर्विन को इतने करीब महसूस किया, हमेशा की तरह उसकी धड़कनें बढ़ गई। उसके गाल सुर्ख लाल हो गए, उसकी नजरें भी झुक गई, जिसे देखकर आर्विन एकटक उसके लाल होठों को देखने लगा। इवान्या ने अपनी नजरें उठाकर आर्विन को देखा, मगर जैसे ही उसने उसकी नजरें अपने होठों पर महसूस की, उसका चेहरा और भी लाल हो गया और दिल की धड़कनें और भी तेजी से धड़कने लगी। तभी आर्विन इवान्या के चेहरे पर झुकने लगा, जिससे इवान्या ने अपनी आंखें बंद कर ली, जिसे देखकर आर्विन के चेहरे पर गहरी मुस्कान खिल गई। उसने अपने होठों को इवान्या के कानों के पास किया और अपनी मैग्नेटिक वॉइस में बोला, बटरफ्लाई, मेरी करीबी से आपका यह हाल है। जब आप मेरे नीचे आहे भरेंगी तो तब आपका क्या हाल होगा? जिसे सुनकर इवान्या कुछ बोल ही नहीं पाई। उसे बहुत शर्म आ रही थी। उसने अपने चेहरे को आर्विन के सीने पर छुपा लिया,
जिससे आर्विन मुस्कुराने लगा। फिर उसके बालों को सहलाने लगा। वो उसके बालों को सहलाते हुए बोला, बटरफ्लाई, आपको मेरा सरप्राइज कैसा लगा? जिस पर इवान्या ने अपना चेहरा ऊपर किया। उसके बाद मुस्कुराते हुए बोली, बहुत अच्छा। जिससे आर्विन खुश हो गया। वो बेहद खुश था कि उसकी बटरफ्लाई को उसका सरप्राइज पसंद आया। तभी इवान्या बोली, आप घर पर कब बात कर रहे हैं? जिस पर आर्विन बोला, मैं आज ही बात कर लूंगा। हम इंगेजमेंट कर लेंगे। उसके बाद जब आपकी स्टडी कंप्लीट हो जाएगी तब शादी कर लेंगे। जिसे सुनकर इवान्या बोली, मगर मानवी तो आपसे शादी करना चाहती है, आप उससे तो शादी नहीं कर लेंगे ना? जब आर्विन ने इवान्या की बातें सुनी तो उसने उसे हग कर लिया। फिर प्यार से बोला, बच्चा ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि ये आर्विन राठौर हमेशा से अपनी बटरफ्लाई का था, रहेगा। और क्या आपको लगता है आपके अवी को कोई आपसे दूर रहने के लिए मजबूर कर सकता है? जिस पर इवान्या ने नाम में सिर हिला दिया। तभी आर्विन बोला, आप ज्यादा मत सोचिए बच्चा, उसके लिए मैं हूं। आप ये बताइए आप क्या खाएंगी? इवान्या ने आर्विन को बता दिया उसे क्या खाना है और वो सोफे पर बैठ गई। वही आर्विन ने इवान्या के लिए खाना ऑर्डर किया। फिर खुद चेयर पर बैठकर अपना काम करने लगा। करीब 15 मिनट बाद खाना आ गया। जैसे ही खाना आया आर्विन और इवान्या दोनों ने हैंड वॉश किया। उसके बाद मुस्कुराते हुए दोनों सोफे पर बैठ गए। तभी आर्विन ने इवान्या के लिए खाना सर्व किया और जैसे ही अपने लिए खाना निकालने को हुआ, मगर तभी उसने देखा इवान्या खाना देख रही है, खा नहीं रही है। जिसे देखकर वो इवान्या से बोला, बटरफ्लाई व्हाट हैपेंड, आप खा क्यों नहीं रहे? जिस पर इवान्या बोली, मुझे आपके हाथ से खाना है। जिससे आर्विन ने नाम में सिर हिला दिया, क्योंकि इवान्या बचपन में हमेशा ऐसा ही करती थी। आर्विन ने इवान्या को अपने हाथों से खिलाना स्टार्ट किया। इवान्या भी चुपचाप आर्विन के हाथों से खाने लगी। तभी इवान्या ने देखा आर्विन सिर्फ उसे ही खिला रहा है, मगर वो खुद नहीं खा रहा है, जिससे वो आर्विन को घूरने लगी। मगर आर्विन का ध्यान तो सिर्फ इवान्या को खिलाने पर था। तभी उसके आगे एक निवाला आ गया, जिसे देखकर वो इवान्या को देखने लगा, जिसने उसके आगे निवाला किया था और वो उसको खाने का इशारा कर रही थी। जिससे आर्विन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो भी उसके हाथों से खाना खाने लगा। तभी इवान्या की सिसकी निकल गई। इवान्या आर्विन को देख रही थी, जिसने खाने के साथ इवान्या की उंगली भी सक कर ली थी, जिससे इवान्या के शरीर में सिरहन सी दौड़ गई। इवान्या ने घूर कर आर्विन को देखा तो आर्विन ने अपने हाथ धो लिए थे। उसने इवान्या को एक झटके से अपने करीब खींचा, जो अभी भी खाने को चबा रही थी। मगर अचानक ही आर्विन ने अपने होठों को इवान्या के होठों पर रख दिया और उसे किस करने लगा। वो उसे ऐसे किस कर रहा था जैसे वो उसे खा जाएगा। किस की वजह से इवान्या और आर्विन के मुंह में आधा आधा खाना चला गया था, जिससे इवान्या को बहुत शर्म आ रही थी। मगर अभी भी आर्विन इवान्या को किस कर रहा था। लगभग आधे घंटे बाद आर्विन ने इवान्या को छूना, जिससे इवान्या लंबी लंबी सांसें लेने लगी। वही आर्विन कुछ देर में ही नॉर्मल हो गया था। वो इवान्या के बालों को सहलाते हुए बोला, बटरफ्लाई, आपका स्टेमिना बहुत कम है। आपका तो एक किस से ये हाल है। अभी तो आपको मुझे भी बर्दाश्त करना है, तब आपका क्या होगा। वही आर्विन की बेशर्मी भरी बातें सुनकर इवान्या को बहुत शर्म आ रही थी, इसलिए उसने अपनी हथेली से आर्विन का मुंह बंद कर दिया, जिससे आर्विन मुस्कुराने लगा। इवान्या उसकी गोद से उठते हुए बोली, अवी, अब मैं जाती हूं, आपको भी ऑफिस जाना होगा ना। जिस पर आर्विन ने इवान्या को अपनी तरफ खींचा। उसके बाद उसने उसके माथे को चूमा और बालों को ठीक किया। फिर प्यार से बोला, बटरफ्लाई, अपना ध्यान रखिएगा, अब मैं चलता हूं। इतना बोलकर वो वहां से लैपटॉप लेने अपनी चेयर की तरफ चला गया। वही इवान्या के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो भी ऑफिस से बाहर चली गई। आर्विन भी लैपटॉप लेकर ऑफिस के लिए निकल गया, क्योंकि उसे अपनी कंपनी भी देखनी थी। इधर जब आन्या और रिधा ने इवान्या को इतना लेट आते हुए देखा तो वो दोनों गुस्से और नफरत से इवान्या को देखने लगे। आन्या बोली, ये घटिया लंकी हमारे भाई को फंसा रही है, हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। जल्द ही इसका कुछ इलाज करना पड़ेगा, जिससे ये खुद भी भाई से दूर हो जाए। जिस पर रिधा ने भी हामी भरी।
उसे इवान्या और शनाया दोनों से नफरत थी, क्योंकि वो चाहती थी कि वो उसे शौर्यांश के पास पहुंचाएगी। मगर इवान्या ने कभी भी ऐसा नहीं किया, जिस वजह से वो इवान्या से और भी ज्यादा नफरत करने लगी। इधर लाइब्रेरी में एक अंधेरे जगह से सिसकने की आवाज आ रही थी। तभी वो लड़की बोली, शौर्य प्लीज काटिए मत ना, दांग रह जाएगा। जिस पर शौर्यांश बोला, जान प्लीज मुझे मत रोको ना, मैं तुम्हें प्यार करना चाहता हूं। तभी अचानक फोन बजने लगा, जिससे शौर्यांश को गुस्सा आने लगा। मगर जब उसने फोन पर देखा तो उसका गुस्सा शांत हो गया, क्योंकि वहां पर इवी नाम शो हो रहा था। क्योंकि जब इवान्या ने शनाया को कैंटीन में नहीं पाया तो उसने उसे कॉल लगा दी। वही इवान्या का कॉल देखकर शौर्यांश ने शनाया को छोड़ दिया। शनाया ने खुद को शांत किया और कॉल रिसीव कर बोली, जान आ रही हूं, मैं फ्रेश होने आई थी, बस 5 मिनट में कैंटीन में मिलती हूं। जिस पर इवान्या बोली ओके। इतना बोलकर उसने फोन रख दिया। शौर्यांश ने शनाया के माथे को चूमा और अपने और उसके कपड़े सही कर वहां से निकल गया। उसके जाने के 5 मिनट बाद शनाया भी वहां से निकल गई। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले भाग में। चैप्टर 35 आन्या और रिधा का झूठ। इवान्या शनाया का वेट करने लगी। लगभग 15 मिनट बाद शनाया कैंटीन में पहुंची। वो दोनों जाकर एक जगह बैठ गए। रिधा और आन्या अभी भी उन दोनों को गुस्से से घूर रहे थे। तभी इवान्या की नजर शनाया के कॉलर बोन पर पनी। वो टीजिंग नजरों से शनाया को देखने लगी। शनाया हम बनाते हुए बोली, क्या बात है, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? जिस पर इवान्या ने उसकी कॉलर बोन की तरफ इशारा किया, जिससे शनाया के गाल लाल हो गए। वो अपने मन में बोली, मैंने बोला था शौर्य को, मगर वो मेरी सुनते कहाँ हैं? शनाया बात बदलते हुए बोली, वो छोड़ो, तुम ये बताओ जीजू ने क्या बोला? जिस पर इवान्या आंखें छोटी कर शनाया को घूरने लगी। फिर चिढ़ते हुए बोली, बेटा जी बात मत बदलो, मुझे सब पता है तुम्हारे और भाई के बीच चल रहा है। जिसे सुनकर शनाया के गाल लाल हो गए। मगर वहीं जब ये बातें रिधा ने सुनी, वो गुस्से से शनाया और इवान्या को घूरने लगी। उसकी आंखों से आंसू भी बहने लगे थे। वहीं अपनी बहन को रोते हुए देखकर आन्या को बहुत गुस्सा आया। वो अपनी जगह से उठी। वो वहां से इवान्या के कुर्सी की तरफ चली गई। इवान्या और शनाया अभी भी बात कर रहे थे। तभी अचानक ही आन्या ने अपना हाथ उनकी टेबल पर पटक दिया, जिससे दोनों डर गए, क्योंकि ये इतना अचानक हुआ कि उन्हें कुछ भी समझ नहीं आया। मगर जब शनाया और इवान्या की नज़र आन्या पर पनी, दोनों गुस्से से आन्या को देखने लगे। इवान्या अपनी ठंडी आवाज में बोली, मिस आन्या, क्या आपको तमीज नहीं? जो आप ऐसा जंगली बिहेव कर रही हैं, या आपकी फैमिली आपको तमीज सिखाना भूल गई? जिसे सुनकर आन्या गुस्से से तमतमा उठी। फिर नफरत से बोली, तुम तो तमीज की बात करो ही मत। तुम खुद एक बेशर्म लड़की हो जो अपनी ही बहन के पति पर डोरे डालती है। ऊपर से तुम्हारी दोस्त भी तुम्हारी ही तरह कैरेक्टर लेस है, जो किसी और के प्यार को सिड्यूस करती है। जिससे इवान्या गुस्से से आन्या को घूरने लगी। सभी लोग उन लोगों को ही देख रहे थे। तभी इवान्या बोली, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारे उस 2 टके के घटिया भाई मयंक राठौर से मैं पहले ही रिश्ता तोड़ चुकी हूं, क्योंकि तुम्हारी सो कोल्ड मानवी को उससे प्यार था। इसलिए दोबारा बोला ना कि मैं उसके पीछे पनी हूं तो तुम्हारा मुंह नोच लूंगी। और मेरा भाई शनाया से प्यार करता है। तुम होती कौन हो जो ये बताएंगी कि मेरा भाई किसके साथ रहेगा और किसके साथ नहीं? वो मेरा भाई है, तुम्हारा नहीं। इसलिए मेरी फैमिली मैटर से दूर रहो, वरना मैंने दूर किया ना तो बहुत पछताओगी। वहीं इवान्या की बातें सुनकर सब लोग आन्या और रिधा को अजीब नजरों से देखने लगे, जिससे आन्या को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से से बोली, इवान्या, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुम चाहे जो कर लो, मगर मेरे भाई की पत्नी सिर्फ मानवी ही बनेगी। जिस पर इवान्या ने बिना भाव के उसे देखा।
फिर मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है। अगर आरविन खुद मानवी को चुनेंगे तो मैं उनके पीछे कभी नहीं आऊंगी। ये मेरी इवान्या कुलकर्णी की जुबान है तुम्हें। इतना बोलकर वो शनाया के साथ वहां से चली गई। आन्या बस दांत पीसकर ही रह गई। वो भी पैर पटकते हुए वहां से निकल गई। रिधा की आंखें रोने की वजह से लाल हो चुकी थी। वो दोनों जल्दी से गाड़ी में बैठकर राठौर मैंशन के लिए निकल गए। इधर शनाया बोली, जान शांत हो जाओ। वो दोनों चुंगलों को एक अच्छा सबक सिखाना पड़ेगा। जिस पर इवान्या बोली, हाँ अब मैं देखती हूँ उन दोनों गुलामों को जो उस मानवी की गुलामी में इतना लीन रहते हैं। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता। मगर कोई बात नहीं, मैं आज ही अभी से बात करूंगी ताकि इन दोनों डायनों का मुंह बंद हो जाए। इतना बोलकर वो डेविल स्माइल करने लगी। वहीं उसकी स्माइल देखकर शनाया समझ गई अब जरूर कुछ ऐसा होने वाला था जिससे रिधा, आन्या और उन दोनों की मालकिन मानवी को झटका लगने वाला था। इवान्या और शनाया ने एक दूसरे को बाय बोला। उसके बाद दोनों गाड़ियों में बैठकर वहां से निकल गए। इधर राठौर मैंशन में सब लोग हॉल में बैठे हुए थे। तभी आन्या और रिधा दोनों हॉल में पहुंचे। मगर जब उन लोगों ने रिधा का चेहरा देखा वो लोग परेशान हो गए, क्योंकि ज्यादा रोने की वजह से रिधा का चेहरा लाल हुआ था। वो बहुत बेबस लग रही थी, जैसे उसके साथ बहुत अन्याय हुआ हो। माया जी बोली, रिधु क्या हुआ बच्चा? आप रो क्यों रही हैं? जिस पर रिधा तो नहीं बोली, मगर आन्या झूठ बोलते हुए बोली, मॉम आज इवान्या ने फिर से हम दोनों को परेशान किया, जिससे माया जी की भौहें सिकुड़ गई। वो गुस्से से बोली, क्या मतलब? तभी आन्या बोली, मॉम इवान्या बोल रही थी कि वो अभी भाई से शादी कर उन्हें हम सबसे दूर कर देगी। उसने ये भी बोला कि रिधा और बुआ को अपने ससुराल में रहना चाहिए, जिसे सुनकर सब लोग हैरान थे। तभी पल्लवी जी बोली, प्रिंसेस तुम्हें जरूर गलतफहमी हुई होगी। इवी ऐसा नहीं बोल सकती, वो तो बहुत अच्छी और समझदार बच्ची है। तभी आन्या रोते हुए बोली, नहीं बनी मॉम मैं सच बोल रही हूं। क्या आपको मुझसे ज्यादा उस लड़की पर भरोसा है? उसे इवान्या से और भी नफरत हो रही थी, क्योंकि वो पल्लवी जी से बहुत प्यार करती थी। वहीं रिधा भी बोली, बनी मामी आन्या सच बोल रही है। क्या मुझे यहां से चले जाना चाहिए? आखिर वो इस घर की होने वाली बहू है। जिससे पल्लवी जी चुप हो गए। वहीं माया जी गुस्से से बोली, वो लड़की बहुत बदतमीज है। अभी तो उसकी शादी भी नहीं हुई है, फिर भी वो ये सब बोल रही है। शादी के बाद पता नहीं क्या क्या करेगी। तभी आरविन की आवाज आई, यहां क्या हो रहा है? जिससे सब आरविन को देखने लगे। तभी आरविन अंदर आया। उसे देखकर आन्या और रिधा चुप हो गए। पल्लवी जी बोली, कुछ नहीं, जाओ तुम फ्रेश हो जाओ। आरविन ने एक नजर सबको देखा, उसके बाद वहां से अपने कमरे में चला गया। तभी आनंद जी बोले, ठीक है, अब इस बारे में रात को बात होगी। सब लोग रेस्ट करो। जिससे सब लोग अपने अपने कमरों में चले गए। वहीं सबके जाने के बाद सावित्री जी बोली, क्या आपको लगता है ये दोनों लड़कियां सच बोल रही होंगी? क्योंकि मुझे तो नहीं लगता उस बच्ची ने ये बोला होगा। वो तो बहुत अच्छी बच्ची है। जिस पर आनंद जी बोले, हाँ मुझे भी यकीन है, इवी ऐसा नहीं बोल सकती। खैर रात को सच पता ही चल जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले भाग में।